आप सभी बहुत अच्छी होगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोरोना वायरस के कारण अभी लॉकडाउन है, तो आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखें। अब जैसा कि मैंने आपको अभी हमारा जो चल रहा है वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर को के 3 फॉर्म्स होते हैं, दैट इज़ पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। क्लियर? जिसमें हम पोइट्री के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। पोइट्री के मैंने पार्ट्स बताए, वैसे तो बहुत हैं, बट देयर आर 7 मेन पार्ट्स इन विच फर्स्ट इज सोनेट, जो आपको मैं बता चुकी हूँ। द सेकेंड इज ओड, जिसके बारे में भी मैंने बता दिया है। नाउ इट्स द थर्ड टॉपिक, द थर्ड पार्ट ऑफ पोइट्री, दैट इज एपिक। एपिक को हिंदी में ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि ग्रंथ क्या है। हिंदू धर्म में की बात अगर करें तो द रामायण एंड द महाभारत और गीता आर द एपिक्स। क्लियर? ये वो ग्रंथ होते हैं जिसमें हम किसी वीर पुरुष की बात करते हैं जो पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द रहती है, एंड ही इज द हीरो ऑफ दैट एपिक्स। ठीक है? उस एपिक का जो है या उस पूरी कहानी का वो पात्र जो है वो मेन कैरेक्टर होता है। पूरी कहानी उसी से रिलेटेड होती है। इन इंग्लिश लिटरेचर, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश पोइट की बात करते हैं, तो वो भी जो ग्रंथ लिखा जाता है उनकी इंग्लिश में, उसमें भी एक हीरोइक मेन हीरो होता है जिसपे पूरी कहानी बेस्ड होती है। दैट इज एन एपिक। क्लियर? अब हम इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं कि व्हाट इज एन एपिक। तो एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम व्हिच सेलिब्रेट्स द लाइफ ऑफ द हीरोइक डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेट हीरो। ये एक हीरो को ग्रेट बनाता है, बड़ा बनाता है। कैसे? इसके बारे में बताया गया कि एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये एक विस्तृत पोएम होती है, बड़ी पोएम होती है, जिसमें विच सेलिब्रेट्स द लाइफ ऑफ द हीरोइक डीड्स, जिसमें हीरो साहसिक कर्म करता है। डीड्स का मतलब होता है कर्म करना। वो अपने साहसिक काम के थ्रू, वर्क के थ्रू जो है एक अचीव करता है अपने गोल को, और वो एक जो है ग्रेट हीरो कहलाता है। जिस बुक में वो हीरोइक डीड्स के बारे में, उस हीरो के बारे में लिखा जाता है एक नैरेटिव पोएम के थ्रू, तो उसको हम एपिक कहते हैं। क्लियर? इट इज डिग्निफाइड थीम एंड ऑर्गेनिक। इसमें यूनिटी होती है एंड डिग्निफाइड, गरिमामयी जो है इसकी थीम होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन ऑफ द एपिक इज एग्जाम्पल ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल। आप उस पर्सन की बात अगर हम करते हैं, जैसे रामायण में राम की बात करते हैं, तो वो एक आइडल पुरुष आज के समय के लिए है। तो इसी थीम से ये कहा गया है कि ये डिग्निफाइड थीम होता है, ये गरिमा की बात करता है। किसी भी पर्सन के बारे में जो लिखी जाती है एपिक्स, उसमें जो है वो गरिमापूर्ण होती है, और ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ एक्शंस एंड वेरी स्टाइल। इसकी स्टाइल बहुत ही अद्भुत होती है, डिफरेंट होती है, जो लोगों को आकर्षित करती है। एंड ऑर्डरली प्रोग्रेस होता है। ऑर्डरली प्रोग्रेस का मतलब है कि दे आर लिंक्ड विद वन अनदर। अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो पूरी रामायण में सब एक दूसरे से ऑर्डरली लिंक्ड है, सब राम से ही रिलेटेड लिंक है। ठीक है? कि पूरी कहानी अगर आप करें, पूरी पोएम्स की बात करें, नैरेटिव पोएम की, जो विस्तृत कविता है, जो गीत है, जो लिखा गया है, वो सारा रिलेटेड एक पर्सन, दैट इज राम से रिलेटेड है। तो जब इसकी बात हम करते हैं तो वो ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ एक्शंस एंड अ ग्रेट स्टाइल। क्लियर? नाउ इट्स अ नॉवेल कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन भी निकलता है। इट मीन्स एट द एंड जो है, जो ये एक हमें
क्या देता है, एक मॉरल देता है कि आपको अपनी लाइफ में एज एन एग्जाम्पल जिस शो दैट राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, तो हम उसको एज एन आइडल हम अपनी लाइफ में उतारने की बात करते हैं, तो उसको एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो हम किसी भी लेडीज़ को अगर वर्क करने का, किसी से फाइट करने की बात होती है अपने हक के लिए, तो हम एज एन एग्जाम्पल लक्ष्मीबाई की हम बात करते हैं। So these are the Mahabharata, the Ramayana, these are the examples of Sanskrit or Vedic of epics. Clear? Now अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में बात करते हैं तो ब्रिटिश के द्वारा एनिट एंड मिल्टन के द्वारा द पैराडाइज लॉस्ट ये ग्रंथ लिखा गया है। दैट द एपिक्स जो है वो पैराडाइज लॉस्ट और एनिट्स लिखा गया है। अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किसने लिखा है। तब आप मिल्टन की बात करेंगे कि मिल्टन के द्वारा जो है वो पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है। इसके बाद इन इंग्लिश पोएट्री द अर्लीस्ट एपिक इज बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो है वो अर्लीस्ट एपिक्स है वो इंग्लिश लिटरेचर की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसी में एग्जाम्पल और पूछ लिया जाता है कि अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा कौन सी एपिक लिखी गई है, तो द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक इज दैट एपिक्स विच इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप, और ये जो है वो मॉक एपिक्स में कहलाते हैं। मॉक एपिक्स का मतलब हो गया उपहास, जिसमें हम हंसने मतलब जिसमें थोड़ा व्यंग करते हैं, जिससे कि वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए, वो दैट इज कॉल्ड मॉक एपिक। क्लियर? तो यहाँ तक में मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है, दैट इज वेरी इजी टॉपिक, दैट इज एपिक। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं बैलेड। बैलेड क्या होता है, किसी भी पुरुष के बारे में या किसी भी कार्य के, जो मान लीजिए कि कोई राजा जीतता है तो उसके साहसिक वर्ग को, जो उसने फाइट करके वो राज्य को जीता है, तो उसके बारे में किसी पर्सन के द्वारा, ठीक है, कोई पर्सन जो है वो उनके अचीवमेंट्स का गुणगान करता है गांव-गांव जाके, दैट इज the part of the ballad. Clear? What is a ballad? A ballad is a tale in the form of song. ये song के form में एक कहानी को कहना जो है वही ballad कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी poems होती हैं, songs होती हैं, तो collections of songs sung by wandering singers, जो घूम घूम के सुनाता है। आप पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा अगर कुछ अचीव करता था तो वो वंडरिंग करके, मतलब जो घूम घूम के लोगों को ड्रम बजा के पूरी कहानी जो है वो कविताओं के माध्यम से लोगों तक कहता था, तो बैलेड में ही होता था। तो द कलेक्शंस ऑफ पोएम सung बाय वंडरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज टू द accompaniments फॉर अ फिडल, मतलब कठिन जो उसने कार्य किया है, जो वर्क किया है, उसके बारे में लोगों को बताना। ठीक है, कि लोग जाने कि हमारा राजा कैसा है या उसने कहाँ किस पे जीत की है, उस कहानी को जो है सॉन्ग करके सुना के गाने के रूप में लोगों तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड अ बैलेड। बैलेड डायरेक्ट लोगों को कहा जाता था, इसमें ये सिंपल मैनर में कहा जाता था, और इसमें एक बात हम करते हैं, जो मीटर, एक मीटर होता है, ठीक है, मीटर की बात करते हैं। मीटर अभी आप लोगों ने कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उनको अभी इसमें जो है डाउट होगा कि मीटर्स क्या होता है, तो इसका एक अलग टॉपिक हम करेंगे। बस अब अभी ये याद रखिए कि ये इयम्बिक मीटर का होता है। इयम्बिक मीटर में क्या होता है, वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक पार्ट जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, या आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग होता है, और एक पार्ट वीक होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में डिस्क्राइब, तो हम डिस पे कम जोर दे रहे हैं, स्क्राइब पे ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए डिस्क्राइब जो है वो वीक के साथ एक स्ट्रॉन्ग को ऐड किया गया है।
ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज एग्जांपल ऑफ, मैंने आपको एक इयम्बिक मीटर का दिया है। ये बैलेट जो है वो इयम्बिक मीटर का होता है। इसमें 4 स्टैंजास होता है। 4 स्टैंजास में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो 3 दैट इज ऑफ 4 इयम्बिक, वो हमारा 4 इयम्बिक में होता है, फिट में होता है। एंड सेकंड एंड फोर्थ जो है वो हमारा थर्ड इयम्बिक फिट में होता है। क्लियर? ये हमने बैलेट के बारे में पढ़ा। एपिक के बारे में भी आपको समझ में आ गया कि एक नैरेटिव पोएम होती है जो पूरी कहानी को, एक हीरोइक डीड्स, जो एक हीरो ने कैसे अपना वर्क किया और उसके थ्रू उसने क्या पाया, एक मॉरल देता है लोगों के लिए, वो हमारा एपिक में होता है। एंड बैलेट में हम किसी साहसिक कार्य को वॉन्डिंग पीपल्स के द्वारा पूरे घूम घूम के विलेज टू विलेज हम गा के बताते हैं। अब हमारे थर्ड जो है वो हमारा है दैट इज लिरिक। लिरिक क्या होता है? आजकल लिरिक के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमें किसी भी गाने की अगर लिरिक लेनी होती है तो जस्ट वी कैन डायल गूगल को हम करते हैं, सर्च करते हैं गूगल पे एंड जस्ट वी फाइंड इट, हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो लिरिक क्या है? लिरिक जो है बेसिक्स का, अगर हम उस समय की बात करें कि उस समय लिरिक क्या होता था, अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता था कि गाने के रूप में अपनी फीलिंग्स को बताना। तो इसके बारे में जो है ये सबसे पहले ग्रीक में लिखा गया, ठीक है, और ये 19th सेंचुरी में लिखा गया था। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम होता था, छोटा म्यूजिकल पोएम which is meant to be sung by a single singer to the accompaniment of a lyric। लिरिक के साथ साथ जो वो लिखता था उसको साथ साथ लोगों तक पहुंचाता था, मतलब वो गा के अपनी फीलिंग्स को बताता था। इसके बारे में बहुतों ने अपने थॉट्स दिए, जिसमें रश्किन का जो है वो थॉट जो है वो अधिकतर पढ़ा जाता है। दैट इज लिरिक इज द एक्सप्रेशंस बाय द पोएट ऑफ हिज ऑन फीलिंग। अपनी फीलिंग को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम जो है, जो लिरिक इज द एक्सप्रेशंस बाय द पोएट। पोएट का जो है लिरिक एक क्या है? एक्सप्रेशन का माध्यम है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को बताता है। क्लियर? लिरिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में वो अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाएगा एंड इम्पर्सनल में वो पर्सनली नहीं। आप देखते होंगे कि कोई भी अगर फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म में डिफरेंट सीन्स में डिफरेंट सॉन्ग्स आता है, तो वहाँ पे अपनी फीलिंग्स की नहीं बात होती, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सीन यू हैव टू मेक अ सॉन्ग, वहाँ पे एक अपना लिरिक बनाना पड़ता है। तो दैट इज इम्पर्सनल। क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लिरिकिस्ट के, तो लिरिकिस्ट बहुत से आए मॉडर्न में। अब जो मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न टाइम में भी उसके थे, और पहले के भी अगर हम बात करते हैं तो शेली थे, लिस्ट थे, वर्ड्सवर्थ थे, राइट। और अगर हम अभी की बात, मॉडर्न की बात करते हैं कि मॉडर्न इनके कौन कौन से पोएट हुए, तो W.S. डेविस, रॉबर्ट ग्रेव्स एंड W.B. येट्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न पोएट। ठीक है, ये मॉडर्न पोएट के थे। तो बच्चों, जो मैंने आज आपको बताया है, ये जो पोइट्री है, पोइट्री के दीज आर द फॉर्म्स, ठीक है, बहुत से इसके पार्ट हैं जो, लेकिन ये सब मेन पार्ट्स हैं जिनका एग्जाम में, चाहे वो आप पीजीटी का 100 मार्क्स का होता है, तो चाहे आप केवीएस की बात करें या एमएस की बात करें या किसी भी पीजीटी की बात करते हैं, तो पीजीटी और टीजीटी में इसके क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा इयम्बिक मीटर होता है पोइट्री का, ये जो है बैलेट का एक एग्जाम्पल बताओ, ये जो है हमारा किस फॉर्म में आता है, बैलेट में है या एपिक है, क्लियर, या हमारा लिरिक है, ठीक है। तो ये जब तक आपको लिरिक क्या होता है या सोनेट क्या होता है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप नहीं बता सकते हो। ये सब बेसिक्स हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर? तो अभी तक हमारा जो है पोइट्री के 5 पार्ट्स हो गए हैं, 2 हमारा अब रह गया है, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सा रह गया है? एक हमारा रह गया है शायद आई थिंक सटायरा एंड एल्गी रह गया है,
और हमने 5 पढ़ लिया है, जिसमें सोनेट पढ़ लिया है एंड दैट इज ओड पढ़ चुके हैं, लिरिक पढ़ लिया है, एपिक पढ़ लिया है एंड बैलेड पढ़ लिया है। 2 हमारा रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों मैंने अपने तरीके से आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो जस्ट यू कैन कमेंट मी, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, उसका जवाब आपको दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नॉलेज जो है वो पहुँचे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, इंटरेस्ट अपना दिखाएं। और इससे रिलेटेड कोई भी बात है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए। और ऑनलाइन क्लासेस की बहुत बच्चों ने मुझसे डिमांड की, तो बच्चों ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासेस भी करेंगे, बट पहले हम जो है एक बेस अपना तैयार कर लें, क्योंकि उसके बाद बच्चों के क्वेश्चंस जब वो राइज करेंगे तो जो है इसका सेशन भी, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो जो है वो भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की हम देखेंगे आगे। बट जो है इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।